जय हिंद फ्रेंड्स। हमने ज्योग्राफी का पूरा 6 क्लास का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 6 से लेकर 9th क्लास तक के ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हिस्ट्री का शुरू होगा। 6 से लेकर और 9th क्लास तक हिस्ट्री पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस आकर और दोबारा दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। पहले 6 से लेकर और 9th क्लास तक हिस्ट्री अब कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिन चीज़ों को अंडरलाइन करें कृपया करके आप लोग अपने अपने कॉपी पे नोट डाउन करें। इससे रिवीजन करने में आप लोगों की आसानी होगी। चलिए लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। पहले सब सही कर लेते हैं। चलिए चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री, क्या, कब और कैसे। चलिए ये रसीम का सवाल। रसीम बैठे अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब हेडलाइन जो होता है ना, उसी को सुर्खी बोलते हैं। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को आसान भाषा में समझा सकें। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो किसी उस समय। चलिए कंटिन्यू करते हैं। साथ ही हम यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो। जिसको मतलब पहले की बातें याद हो, उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे पता करें? मतलब कई सौ साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में, रुक जाइए बड़ा करने दीजिए। ओहो, चलिए अब दिखेगा साफ साफ। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नर्मदा नदी का पता बताओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। सबसे पहले नर्मदा नदी पर ही लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब जिनके पास पैसा या धन दौलत ज़्यादा था, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा को परिचित थे। उनके लिए तो जड़ी बूटी ही सबसे मूल्यवान चीज़ें होंगी, तो वही पैसे की बात कर रहे हैं।
अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का भी संग्रहण किया करते थे। संग्रहण मतलब इकट्ठा करके रखना। वे जानवर का अखेटक शिकार भी करते थे, मतलब उनका काम था जानवरों को शिकार करना और उसे खाना। नहीं है कुछ। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ी का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ के फसलें उगाना आरंभ किया। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसल को उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? गेहूं और जौ। इसे कॉपी पे नोट करना है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाया। इसे भी नोट कीजिए। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ये लोग गांव में रहते थे। पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, मतलब जहां लोग रहे और खेती किए। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ? विंध्य के उत्तर में। चलिए। अरे भाई चल। देखिए रुकिए। हाँ, यहाँ देखिए सुलेमान कहाँ है? ये तो अफगानिस्तान में दिख रहा है सुलेमान। किर्थर हो गया पाकिस्तान में। ये उसके बाद क्या है? ये गारो पहाड़ी हो गया। और उसके बाद है सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी में मिलती है और जाकर अरब सागर में जल को गिराती है। देखिए सतपुड़ा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। देखिए बाकी सब नदियाँ कहाँ गिर रही हैं। नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती अरब सागर में गिराती हैं और बाकी सारी नदियाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में आ रही हैं। जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, दक्कन हो गया, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं। देखिए यहाँ से सोन नदी हो गया, विंध्यन पहाड़ी हो गया, यहाँ चंबल नदी हो गया, यहाँ यमुना नदी, गंगा नदी और ये हिमालय का क्षेत्र। थार मरुस्थल देखिए राजस्थान में है। इधर अंडमान निकोबार पश्चिम बंगाल में पड़ता है और दमन और दीव गुजरात के नीचे पड़ता है अरब सागर में। हो गया ना। यहाँ देखिए लक्षद्वीप भी अरब सागर के साइड पड़ता है। चलिए मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। 2500 वर्ष पूर्व
गंगा तथा इनकी सहायक नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसे ये कॉपी में नोट कीजिएगा। गंगा के दक्षिण इन नदियों के पास आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। कोई भी ये ना सोचे कि ये एनसीईआरटी का बुक है, बिहार बोर्ड का भी यही बुक है, थोड़ा सा मतलब डेटा चेंज रहता है, बाकी दोनों सेम है। इसीलिए दोनों को देखना है, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या बिहार बोर्ड वाले हों, दोनों को देखना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कहीं भी सवाल एनसीईआरटी, चाहे वो आपकी डेटा की बात हो या कुछ भी हो, एनसीईआरटी ही सब जगह पूछता है। चलिए, इसके शासनकाल बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। चलिए, यहाँ से देखना है। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांवों तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से के विचारों को जानने का अवसर मिला है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहाँ बस गए, मतलब भारत से बाहर के भी लोग आके और भारत में बस गए। अतएव आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ये तो बात सही है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ नई नई चीज़ें खाने को मिलती है और वहाँ से वो चीज़ सीखते भी हैं। असम गए थे, वहाँ बोरा चावल खाया था, इतना टेस्टी लगा, बहुत ही टेस्टी लगा।
थोड़ा चिपचिपा सा होता है, लेकिन एकदम अजय उसका सुगंध ही बहुत अच्छा था। आप लोग भी कभी जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा असम में बोरा चावल। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। मतलब भारत नाम कैसे पड़ा? भारत का नाम उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उन्होंने, उनके एक समूह का नाम था, उन्होंने ही भारत रख दिया। ऐसे भारत के तो 5 नाम हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका मतलब भारत की रचना किसी, ये शुरू से ही है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। जिसका निर्माण होता है उसका खात्मा होता है, और जिसका निर्माण ही नहीं हुआ वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जैसे पाकिस्तान को भारत ने मतलब भारत से जन्म हुआ है पाकिस्तान का, तो उसका निर्माण भारत ने किया, लेकिन भारत का निर्माण किसी ने नहीं किया। अतीत में आप कैसे जाने? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती हैं। मतलब पहले की पुस्तक जो थी आज की तरह छापा नहीं जाता था, बल्कि लोग इसे अपने हाथों से लिखते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपियां प्रातःकाल पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इससे 100% आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ये थी पांडुलिपियां तालपत्र एवं हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है। इसे ये नोट करना है। देखिए ये है पांडुलिपि। क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे भी नहीं आ रहा समझ में, हम आप लोगों को कहाँ से बताएंगे। इतने में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ को नष्ट कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जो आज भी सही सलामत है। ये पांडुलिपियां मंदिर और बिहार में प्राप्त है। विहारों कहाँ प्राप्त है? मतलब ये पुस्तकालय जिसको बोलते हैं। पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में प्राप्त है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ काव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए करते थे।
हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह संकीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। अन्य कुछ प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं सहित अन्य स्त्रियों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों एवं मूर्तियों। चलिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें दी हुई हैं, इसे भी देखते हुए चलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त है। इसे नोट करना है। 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक ने अपन आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है, मतलब उन्हीं के आदेश पर लिखा गया है। इस शासक के विषय में 7 अध्यायों में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब लिखते हैं तो लिपि का, बोलते हैं तो भाषा का। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेयिक नामक 2 भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। आप लोग चुपचाप क्लास देखिए और अपना अपना नोट्स बनाइए। बाकी कोई कहीं पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। बाएं, एक प्राचीन समय से प्राप्त नगर से इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष से पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए यहाँ है सब सिक्का। ये मटका है। घड़ा तो आप लोग के घर में होगा ही, गर्मी के दिन है तो नहीं। आजकल तो सभी के घर में फ्रिज है, तो मटके का उपयोग कौन करता हुआ? अच्छा, आप लोग बताइएगा आपके किस किस घरों में मटका का प्रयोग किया जाता है अभी भी? हम तो रखते हैं ऑफलाइन में, बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो पानी पीने के लिए मटके का उपयोग करते हैं, का अध्ययन करते हैं। और औजारों, हाथियों, बर्तनों, आभूषण, सिक्कों। औजार, हाथियों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विकविद जानवरों
चिड़ियों तथा मछली की हड्डी ढूंढते हैं। पुरातात्विक मतलब जो इतिहास के बारे में बताते हैं उन्हीं को पुरातात्विक बोलते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते, मतलब पेड़ पौधे से जो फल फूल प्राप्त होते थे मुश्किल से बच पाता था। यदि अन्न के दाने अथवा टुकड़े के जल जाते थे तो वे लोग जले हुए रूप में बचे रखते थे। मतलब मान लीजिए कहीं आग वाग लग गया तो जलने के बाद भी वो लोग उसे संगठित रखते थे बचाकर। क्या पुरातात्विकविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? पांडुलिपियां। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व के जानकारी के लिए इतिहास प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहास तथा पुरातात्विकविद इन जासूसों की तरह जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, मतलब उसकी जानकारी को जो इकट्ठा करना चाहते हैं। अतीत क्या है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष पर अस्तित्व पर ध्यान दिया? क्या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार के अधिकतर लोग अपने भोजन में मछलियां पकड़कर शिकार करते हैं तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। मतलब जो शहर के लोग होते हैं अपनी भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग तो खेती करते नहीं हैं, इसीलिए वे दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषि, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। मतलब जो लोग उस समय पढ़े लिखे होते थे वो हर चीज का लेखा जोखा मतलब हर चीज के बारे में लिख कर रखते थे। लेकिन ये जो कृषि हो गया, ये लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए अपने चीजों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, मतलब कॉपी में नोट करके नहीं रखते थे। चलिए, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जीने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई
अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 ईस्वी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही जाना जाता है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां पूर्व ईसा मसीह के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियां का उल्लेख किया करेंगे। शायद अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, यही है कुछ नहीं, ये सब तो क्वेश्चन आंसर ये सब है, नहीं इतना ही है, इसे ही देख लेते जल्दी जल्दी। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में पूर्व ईसा का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा हुआ देखते होगे। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। कभी कभी एडी की जगह बीसी और बीसी की सीई का उपयोग करते हैं। कॉमन एरा तथा बिफोर क्राइस्ट होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 100 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के ABC अक्षरों का प्रयोग जैसे तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान से पहले है। चलिए, ये थी क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में चैप्टर 2 का मिलेगा। और ये थी, आप लोग वीडियो को मतलब धीरे करके भी आप लोग देख सकते हैं। और हमें जल्दी थी इसीलिए हमने जल्दी से वीडियो बना दिया है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आप अपने कमेंट में राय ज़रूर दें। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और बिहार जीके का भी क्वेश्चन डालते हैं, उसे भी आप लोग रोज़ देखिएगा। चलिए, बाय।